आई गैरी वॉन्ट टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर 131 से 140 तक। यह आइस स्टोन है। अब आप एवरस्टोन निकाल सकते हैं, गैरी ने कहा, जिसने यहां आते समय पहले ही उच्च गुणवत्ता वाला आइस स्टोन खरीद लिया था। ईवी ने अपना शरीर हिलाया और उसके फर से एक गोल, भूरे रंग का पत्थर गिर गया। फिर, ईवे ने आइस स्टोन को अपने मुंह में पकड़ लिया, और पल भर में, ईवे के शरीर से विकास का प्रकाश फूट पड़ा। ये तेजी से बढ़कर मध्यम से बड़े आकार का हो गया, और ठंडी हवा फैल गई। जब विकास की रोशनी फीकी पड़ गई, तो नीले रंग के फर वाला एक बर्फ प्रकार का पोकेमोन प्रकट हुआ, जो लोमड़ी जैसा दिखता था। LV38 ग्लेसियन क्वासी एलीट। ईवी सफलतापूर्वक ग्लेसियन में विकसित हो गया, और इसकी क्षमता भी अर्धकुलीन स्तर तक बढ़ गई। पोकेमोन ग्लेसियन। प्रकार बर्फ। स्तर 38। संभावित अर्धकुलीन। क्षमता हिम आवरण बर्फ में छिपकर ओलावृष्टि में बचाव क्षमता बढ़ाता है। कौशल टैकल, टेल विप, क्विक अटैक, बेबी डॉल आइज, हेल्पिंग हैंड, स्विफ्ट बाइट, टेक डाउन, आइस शॉर्ड, आइसी विंड, आइस फैंग, हेल। अंतरंगता 255, अधिकतम मान 255। गेम में स्नोक्लोक एबिलिटी पोकेमोन की डॉज रेट को बढ़ाती है, लेकिन असल में, ये बर्फ को प्रतिबिंबित करके खुद को ढकने में मदद कर सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। ग्लेसियन फेटशाली है। विकास के बाद, ये बर्फ से संबंधित 4 कौशल जागृत करता है। ओले हेल्प संयोगवश ग्लेसियन की क्षमता से मेल खाता है। ईवी भी गैरी के कंधे से कूद गई और ग्लेसियन को चुनौती दी। ग्लेसियन ने उग्र भाव प्रदर्शित किया और युद्ध स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम लोग वहां जाओ और लड़ो, दूर रहो, दूसरे पोकेमोन को प्रभावित मत करो। ब्लास्टोइस, तुम रेफरी बनोगे, गैरी ने कहा। ब्लास्टोइस ईवे और ग्लेसियन को अपने बगल के खुले मैदान में लड़ने के लिए ले गया। गैरी ने भी लड़ाई नहीं देखी। उसके पोकेमोन के बीच की लड़ाई को स्वाभाविक रूप से उन्हें खुद ही सुलझाने के लिए छोड़ दिया गया था। एक ट्रेनर होने के नाते, गैरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और गैरी दूसरे पोकेमोन भी देखना चाहता था। जब वह जंगल में दाखिल हुआ, तो उसने बटरफ्री, एक्सेगुटर और वेनोनाट को देखा। गैरी को आते देख वे तुरंत बाहर निकले और गैरी को घेर लिया। डॉग ट्रेनर, आप इतने लंबे समय से हमसे मिलने नहीं आए हैं, आप हमारे बीच घिरे हुए हैं। LV45 एक्सेगुटर क्वासी एलीट। LV40 बटरफ्री जिम। LV30 वेनोनाट एलीट। गैरी ने तीनों पोकेमोन को देखा। एक्सेगुटर का लेवल बढ़कर 45 हो गया है और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। अपनी क्षमता के कारण, बटरफ्री की प्रस्पीड 30वें स्तर पर पहुंचने के बाद धीमी होने लगी, लेकिन 40वें स्तर तक बढ़ना भी बहुत अच्छा है। वेनोनाट की बात करें तो, गैरी सिर्फ शाइनी पोकेमोन इकट्ठा कर रहा है, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेनोनाट ताकतवर है या नहीं। इसके अलावा, वेनोनाट यहाँ बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। इसका शरीर पहले से कहीं अधिक गोल है, और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही विकसित हो जाएगा। गैरी ने पिट्जियोट, आर्कैनिन, क्रोबैट और मैग्नेमाइट को देखा और वे सभी बहुत अच्छे से रह रहे थे। हालांकि, गैरी को आर्कैनिन को लेकर सिरदर्द है क्योंकि ऑफिसर जेनी द्वारा भेजा गया आर्कैनिन केवल क्वासी जिम स्तर पर है, और इसकी क्षमता केवल उच्च गुणवत्ता वाले फायरस्टोन का उपयोग करने के बाद ही जिम स्तर तक बढ़ती है। जिम में भाग लेने की क्षमता रखने वाले पोकेमोन अधिकतम 49 स्तर तक ही बढ़ सकते हैं और उसके बाद और नहीं बढ़ सकते। इस स्तर पर जिम बैटल लड़ना कोई समस्या नहीं है, लेकिन लीग कॉन्फ्रेंस में भाग लेना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि लीग कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों की ताकत असमान है, लेकिन शीर्ष 32 में शामिल किए जा सकने वाले ट्रेनर की ताकत मूल रूप से जिम स्तर से ऊपर है, और कुछ ट्रेनर के पास 1 या 2 लगभग एलीट स्तर के पोकेमोन भी हैं। बाद के चरणों में गैरी के लिए आर्कैनिन की क्षमता युद्धों में इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन गैरी को आर्कैनिन बहुत पसंद है और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। वह केवल कांस्य मुकुट और अन्य वस्तुओं के आने का इंतजार कर सकता है ताकि भविष्य में आर्कैनाइन की क्षमता में धीरे धीरे सुधार हो सके। हालांकि, फिलहाल आर्कैनिन का इस्तेमाल लड़ाइयों के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल केवल जिम की लड़ाइयों के लिए ही किया जा सकता है। क्रोबैट को भी आर्कैनिन जैसी ही स्टेटस का सामना करना पड़ा, लेकिन गैरी ने क्रोबैट को एक सहायक पोकेमोन के रूप में इस्तेमाल किया। मीन लुक पोकेमोन को पकड़ने के लिए एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। अपने पोकेमोन से मिलने के बाद, गैरी और सबरीना प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में लौट आए। जैसे ही गैरी वापस आया, उसने ग्लेसियन को ऊस्लेव और ईवे को ऊर्जावान पाया। स्पष्टतः, ग्लेसियन और ईवे के बीच हुई लड़ाई में ईवे विजयी रही। ईवी भी गैरी की ओर दौड़ी, चेहरे पर गर्व का भाव लिए हुए, और चाहती थी कि गैरी उसकी प्रशंसा करे। गैरी ने ईवी की प्रशंसा नहीं की, बल्कि ग्लेसियन के पास जाकर उसे सांत्वना दी, ये तो बस एक हार है। तुम अभी अपने नए विकसित शरीर से परिचित नहीं हो। जब तुम इससे परिचित हो जाओगे, तो शायद ईवी तुम्हें हरा ना पाए। ग्लेसन ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत करने के बाद ईवे से फिर से लड़ेगा। गैरी, तुम्हारा ईवे बहुत शक्तिशाली है। इसमें तो वाकई बहुत सारी क्षमताएं हैं। तुमने इसे कैसे पाला? ये कहते हुए प्रोफेसर ओक ने अचानक कहा। अभी अभी प्रोफेसर ओक ने पिछवाड़े में लड़ाई की आवाज सुनी,
इसलिए वह देखने के लिए बाहर गए और फिर उन्होंने ईवे और ग्लेसियन को लड़ते हुए देखा। उन्हें इस बात की भी बहुत जिज्ञासा थी कि ग्लेसियन कहाँ से आया था, लेकिन जैसे जैसे दोनों पोकेमोन के बीच लड़ाई और तीव्र होती गई, ईवे ने एक के बाद एक कई बड़े दांव खेले, जिससे प्रोफेसर ओक अचंभित रह गए। प्रोफेसर ओक पोकेमोन अनुसंधान में विशेषज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ईवे जैसे उच्च अनुसंधान मूल्य वाले पोकेमोन का अध्ययन किया है। वह अच्छी तरह जानता है कि ईवे उन कौशलों में महारत हासिल नहीं कर सकती। वैसे भी उसने अपने जीवन में कभी इतनी सारी क्षमताओं वाली ईवे नहीं देखी। इस ईवे को सिनाबार लेबोरेटरी में पाला गया है और इसकी प्रजातिगत शक्ति सामान्य ईवे की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक है, गैरी ने परिचय दिया। अरे, इस तरह की ईवे का प्रजनन किया गया था, मुझे कैसे पता नहीं चला। प्रोफेसर ओक विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान संस्थानों पर भी ध्यान देते हैं। चूंकि इस ईवे को बेचने की अनुमति है, इसलिए इसे निश्चित रूप से पहले अकादमिक जगत में प्रकाशित किया जाएगा। क्योंकि इस ईवे में एक समस्या है, यानी यह विकसित नहीं हो सकता, गैरी ने कहा। क्या, ईवे जो विकसित नहीं हो सकता? प्रोफेसर ओक आश्चर्यचकित रह गए। जब गैरी ने इस ईवे को यहां भेजा, तो उसने प्रोफेसर ओक को ईवे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। प्रोफेसर ओक ने सोचा कि गैरी ने अभी अभी एक और ईवे को पकड़ा है और वह इसे अन्य विकासवादी प्रकारों में विकसित करना चाहता है। हाँ, मैंने प्रोफेसर ब्लेन से एक पौधा उगाने के लिए मांगा था। संवर्धन प्रक्रिया के दौरान मैंने पाया कि यद्यपि यह ईवे विकसित नहीं हो सकता, लेकिन यह उन चालों में महारत हासिल कर सकता है जिनमें ईवे महारत हासिल नहीं कर सकता। गैरी ने कहा, वर्तमान स्टेटस को देखते हुए ऐसा लगता है कि ईवे 9 प्रकार की चालों में महारत हासिल कर सकता है, और ये सभी 9 प्रकार ईवे के विकासवादी रूपों के प्रकारों के अनुरूप हैं। अरे वाह, कमाल है। किसी पोकेमोन को कोई कौशल सीखने में बहुत समय लगता है। मुझे याद है कि आपको सिनाबार द्वीप आए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, प्रोफेसर ओक ने हैरानी जताई। हाँ, इस ईवे में सीखने की जबरदस्त क्षमता है। यह 1 हफ्ते में ही कोई भी कौशल सीख सकती है। इसने अब तक 5 कौशल सीख लिए हैं और मेरे पोकेमोन ने इसे सिखाए हैं, गैरी ने कहा। प्रोफेसर ओक ने आउटकम निकाला, ऐसा लगता है कि इतनी उच्च प्रतिभा होने की कीमत यह है कि यह विकसित नहीं हो सकती। कौन जाने, शायद अभी यह इवोल्यूशन स्टोन से विकसित नहीं हो सकता। ईवे के 3 ऐसे रूप भी हैं जो इवोल्यूशन स्टोन से विकसित नहीं होते, एस्पियन, अम्ब्राउन और सिल्वेन, गैरी ने कहा। हाँ, तो आपको इस ईवे का अच्छे से प्रजनन कराना चाहिए। हालांकि यह ईवे बहुत अजीब है, प्रोफेसर ओक को लगता है कि यह कुछ भी नहीं है। यह अभी भी आधा सब पे बड़ी ई की मात्रा टास्क सीमा के भीतर है। आखिरकार, ये स्पष्ट नहीं है कि यह ईवे कितना बढ़ सकता है। वैसे दादाजी, जब मैं विरिडियन जिम को चुनौती दे रहा था, तो मुझे एक ऐसा पोकेमोन मिला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उस पोकेमोन की तस्वीर ले ली है। क्या आप उसे देख सकते हैं? गैरी ने कहा। अरे, एक ऐसा पोकेमोन जिसे तुम जानते भी नहीं हो। प्रोफेसर ओक आश्चर्यचकित थे क्योंकि गैरी बचपन से ही उनके साथ था और पोकेमोन के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह न केवल कांटो क्षेत्र के पोकेमोन से परिचित था, बल्कि अन्य क्षेत्रों के पोकेमोन से भी परिचित था। उन्हें पोकेमोन का विश्वकोश कहा जा सकता है। कुछ नवोदित शोधकर्ता गैरी जितने अच्छे नहीं थे। मुझे दिखाओ, प्रोफेसर ओक ने आग्रह किया। गैरी ने अपना मोबाइल फोन निकाला। ये फोन अब ऐसे वर्जन में अपग्रेड हो चुका था जिससे तस्वीरें खींची जा सकती थीं। हालांकि पिक्सल थोड़े कम थे, फिर भी ये लक्षित पोकेमोन की स्पष्ट तस्वीर ले सकता था। ये पोकेमोन तो, तस्वीर देखकर प्रोफेसर ओक भी बहुत चौंक गए और उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हालांकि तस्वीर में म्यूटू का मूल रूप तो नहीं कैद हुआ, लेकिन उसकी सामान्य रूपरेखा जरूर दिखाई दी। गैरी प्रोफेसर ओक के चेहरे के भावों पर ध्यान दे रहा था और उसे यकीन था कि प्रोफेसर ओक को म्यूटू के अस्तित्व के बारे में जरूर पता होगा। मैंने भी इस पोकेमोन को नहीं देखा है, प्रोफेसर ओक ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह इस पोकेमोन को नहीं जानते थे। दादाजी, क्या आपको वाकई नहीं पता? गैरी ने पूछा। हालांकि मैं पोकेमोन का प्रोफेसर हूं, लेकिन ये दुनिया हर तरह के पोकेमोन से भरी हुई है और मैंने सभी पोकेमोन नहीं देखे हैं, लेकिन ये तस्वीरें शोध के लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए इन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। दादाजी, प्रोफेसर ओक ने गैरी का फोन लेते हुए तस्वीरें सहेजने के लिए कहा। गैरी ने उसे नहीं रोका। वह बस ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या प्रोफेसर ओक को म्यूटू के अस्तित्व के बारे में पता था। अब जब गैरी को मनचाहा जवाब मिल गया था, तो वे तस्वीरें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थीं। मुख्य बात यह है कि गैरी का मानना है कि भले ही प्रोफेसर ओक म्यूटू के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह बता दें, लेकिन इससे गैरी को तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी, जब तक कि प्रोफेसर ओक म्यूटू को बनाने के लिए तैयार न हो। हालांकि, म्यूटू को बनाना बहुत मुश्किल है। म्यू के जीन के अलावा, म्यूटू को बनाने के लिए अन्य पोकेमोन के जीन को भी मिलाना पड़ता है। ये कई पोकेमोन के जीनों से क्लोन किया गया एक पोकेमोन है। इसके अलावा, म्यूटू को बनाने में लंबा समय लगता है, 10 साल से भी अधिक, और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अन्यथा, टीम रॉकेट की तकनीक से केवल एक म्यूटू बनाना असंभव है। शाम को सबने एक साथ भोजन किया। गैरी, इंडिगो पठार सम्मेलन में अभी 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों में तुम क्या करने वाले हो?
प्रोफेसर ओक ने पूछा। मैं माउंट सिल्वर जाकर देखना चाहता हूँ, गैरी ने कहा। माउंट सिल्वर के पोकेमोन बहुत शक्तिशाली हैं। क्या आप वाकई जाना चाहते हैं? प्रोफेसर ओक ने कहा। माउंट सिल्वर जोतो क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। माउंट सिल्वर पर्वत श्रृंखला का आधा हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में है और बाकी आधा हिस्सा वन्य क्षेत्र में है। इसमें बहुत शक्तिशाली जंगली पोकेमोन पाए जाते हैं। इसमें साधारण ट्रेनर पर जंगली पोकेमोन आसानी से हमला कर सकते हैं। हाँ, मैं एक टायरानाइटर को पकड़ने की योजना बना रहा हूँ, और मैं केवल माउंट सिल्वर पर ही अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ, गैरी ने कहा। माउंट सिल्वर का जंगली इलाका संरक्षित नहीं है, और पोकेमोन लीग यहाँ ट्रेनर द्वारा पकड़े गए किसी भी पोकेमोन पर कार्रवाई नहीं करेगी। सिस्टम द्वारा जारी किए गए संग्रह टास्क में टायरानाइटर को इकट्ठा करना आवश्यक है, और गैरी केवल माउंट सिल्वर से ही शुरुआत कर सकता है, क्योंकि जंगली लार्विटर और प्यूपिटर का सामना करना बहुत मुश्किल है। जन्म के समय वे जमीन के नीचे छिप जाते हैं और तब तक जमीन से बाहर नहीं आते जब तक कि वे टायरानाइटर में विकसित नहीं हो जाते और अपनी इच्छानुसार जीवन जीना शुरू नहीं कर देते। टायरानिटार एक बहुत ही शक्तिशाली पोकेमोन है। इसे केवल एलीट 4 स्तर के ट्रेनर ही वश में कर सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं? प्रोफेसर ओक ने चिंता से पूछा। टायरानाइटर जोतो क्षेत्र का एक अर्ध पौराणिक पोकेमोन है, जो कांटो क्षेत्र के ड्रैगनाइट जितना ही प्रसिद्ध है, लेकिन टायरानाइटर ड्रैगनाइट से कहीं अधिक उग्र है। कई ट्रेनर टायरानाइटर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वे लगभग कभी वापस नहीं आते। दादाजी, आपने मुझे कभी ऐसा कुछ करते देखा है जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन न हो? वैसे भी, मेरे हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली पोकेमोन है। मेरे बाकी पोकेमोन के साथ टायरानाइटर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, गैरी ने कहा। ओह, कौन सा पोकेमोन? प्रोफेसर ओक असमंजस में दिख रहे थे। उन्होंने गैरी के सभी पोकेमोन देखे थे। एक सेवानिवृत्त ट्रेनर होने के नाते, वे जानते थे कि गैरी का वर्तमान मुख्य पोकेमोन जिम ट्रेनर से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन जंगली टायरानाइटर जनजाति लगभग कुलीन स्तर के पोकेमोन होते हैं। सामान्य ट्रेनर उनके सामने कहीं नहीं टिकते। यहाँ तक कि जिम ट्रेनर भी अपने मुख्य पोकेमोन के बिना उनका मुकाबला नहीं कर सकता। टायरानाइटर की तो बात ही छोड़िए, जो माउंट सिल्वर पर अपना दबदबा बना सकता है, उसकी ताकत और भी भयावह होगी, और हो सकता है कि उसमें एलीट और चैंपियन स्तर की ताकत भी हो। दादाजी, क्या आप भूल गए हैं कि मैंने पहले एक पोकेमोन पकड़ा था, लेकिन मैंने उसे यहाँ टेलीपोर्ट नहीं किया? गैरी ने अपनी जेब से एक अल्ट्रा बॉल निकाली। ओह, अल्ट्रा बॉल! ओक चौंक गया। गैरी आमतौर पर पोकेमोन को पकड़ने के लिए साधारण लाल और सफेद गेंदों का इस्तेमाल करता था। अचानक उसने अल्ट्रा बॉल निकाली, जिसका मतलब था कि उसके अंदर मौजूद पोकेमोन बहुत शक्तिशाली होगा। साधारण गेंदों की तुलना में अल्ट्रा बॉल की पकड़ने की दर अधिक होती है और इसका उपयोग विशेष रूप से कुछ शक्तिशाली पोकेमोन को पकड़ने के लिए किया जाता है। गैरी साधारण पोकेमोन को पकड़ने के लिए अल्ट्रा बॉल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस पोके बॉल में मौजूद पोकेमोन बहुत शक्तिशाली है, या टायरानाइटर के खिलाफ गैरी का तुरुप पत्ता है। इसमें कौन सा पोकेमोन है? प्रोफेसर ओक ने उत्सुकता से पूछा। चलिए पिछवाड़े चलते हैं। अब रात हो गई है और यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, गैरी ने कहा। प्रोफेसर ओक बहुत असमंजस में थे। ये सिर्फ एक पोकेमोन है। जहां तक पिछवाड़े में जाने की बात है, और गैरी का मतलब यही था कि उसने जानबूझकर इस पोकेमोन के बारे में बात करने के लिए रात होने का इंतजार किया। प्रोफेसर ओक की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वे तीनों पिछवाड़े में आए। बाहर आओ। गैरी ने पोके बॉल फेंकी। वाह! पोके बॉल से सुनहरे पंखों वाला एक ज़ैप्डोस बाहर निकला। ज़ैप्डोस! ज़ैप्डोस ने गैरी को देखा और शांत हो गया, चुपचाप प्रोफेसर ओक की ओर देखने लगा, जिनसे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। रास्ते से हट जाओ, ज़ैप्डोस! प्रोफेसर ओक हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गैरी ज़ैप्डोस को वश में कर सकता है। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या ये सचमुच ज़ैप्डोस है? प्रोफेसर ओक अनजाने में ज़ैप्डोस की ओर चल पड़े। उन्हें यकीन नहीं था कि वे सब कुछ सही देख रहे हैं या नहीं। बेशक, यह ज़ैप्डोस है। दादाजी, अगर आपको यकीन नहीं है, तो आप इसे छूकर खुद देख सकते हैं, गैरी ने कहा। हाँ, इसे छूकर खुद देख लीजिए। प्रोफेसर ओक तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ज़ैप्डोस के पंखों को छुआ। ज़ैप्डोस को अजनबियों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि गैरी ने इसकी अनुमति दे दी थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। हालांकि, प्रोफेसर ओक थोड़े जिद्दी थे। उन्होंने इसे कई बार छुआ और रुके नहीं, मानो वे ज़ैप्डोस को पूरी तरह से छूना चाहते हों। इसलिए ज़ैप्डोस ने थोड़ी सी बिजली छोड़ी, जिससे प्रोफेसर ओक सीधे तौर पर सुन्न हो गए। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? गैरी चौंक गया और उसने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सुन्न सा लग रहा है। ये सच में ज़ैप्डोस है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ज़ैप्डोस को पकड़ लिया है, प्रोफेसर ओक ने बेफिक्र होकर कहा। उन्हें कई पोकेमोन कौशलों को सहन करने की आदत थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम बहुत उत्साहित हो जाओगे। खैर, मैंने तुम्हें अब बता दिया है, गैरी ने कहा। जल्दी, मुझे बताओ तुमने ज़ैप्डोस को कैसे पकड़ा? मुझे सब कुछ बताओ, प्रोफेसर ओक ने उत्सुकता से पूछा।
ये सेरुलियन सिटी में था। गैरी ने सेरुलियन सिटी पावर प्लांट में अपने अनुभव का वर्णन किया। तुम बच्चे, तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं बताई, प्रोफेसर ओक ने असंतुष्ट होकर कहा। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझसे ज़ैप्डोस को यहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए जरूर कहोगे, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें न बताऊं, गैरी ने कहा। आप पैलेट टाउन में कितने दिन रुकने की योजना बना रहे हैं? प्रोफेसर ओक ने पूछा। 1 सप्ताह, फिर मैं सिल्वर फॉरेस्ट जाऊंगा। वैसे भी सिल्वर फॉरेस्ट और इंडिगो पठार के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए मैं इसे विशेष ट्रेनिंग के रूप में लूंगा। 1 हफ्ता, क्या आप कुछ समय के लिए रुकना चाहेंगे? प्रोफेसर ओक ने कहा। वह ज़ैप्डोस का अध्ययन करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने ज़ैप्डोस को पहले भी देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इसके इतने करीब आए थे। दादाजी, ज़ैप्डोस को अजनबियों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है। आपने अभी अभी देखा है। अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको ज़ैप्डोस के सहयोग की आवश्यकता होगी, गैरी ने याद दिलाया। मुझे पता है, मैं बस एक नज़र डाल लेता हूँ, प्रोफेसर ओक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वे ज़ैप्डोस के कुछ डेटा की निगरानी करने के बारे में सोच रहे थे। गैरी को सिरदर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी को एक बार फिर बिजली कड़कने का दर्द सहना पड़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 3 दिन बाद प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और ऐश और बाकी 2 लोग कमरे में दाखिल हुए। प्रोफेसर ओक, मैं ऐश हूँ, ऐश चिल्लाया। तुम यहाँ हो, टोगेपी, बहुत दिनों बाद मिले, प्रोफेसर ओक ने ऐश को नजरअंदाज करते हुए मिस्टी की ओर मुड़े और टोगेपी का अभिवादन किया। टोगेपी ने भी उत्साहपूर्वक आवाज लगाई। टोगेपी एक रहस्यमय परी पोकेमोन है। फिलहाल टोगेपी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही इसके बारे में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है। अभी तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि टोगेपी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि टोगेपी का जन्म एक समानांतर अंतरिक्ष में हुआ था, जिसे टोगेपी का स्वर्ग कहा जाता है। नवजात टोगेपी पोकेमोन के अंडे समानांतर अंतरिक्ष से वास्तविक दुनिया में गिरते हैं और केवल इंसानी दिमाग ही टोगेपी को जन्म दे सकते हैं। जब टोगेपी वास्तविक दुनिया में टोगेटिक के रूप में विकसित हो जाता है तो वह प्रजनन के लिए टोगेपी स्वर्ग में लौट आता है, इसलिए लोगों को कभी पता नहीं चला कि टोगेपी का जन्म कैसे हुआ। होएंग क्षेत्र के मिराज किंगडम में टोगेपी पैराडाइज का एक प्रवेश द्वार है। टोगेपी पैराडाइज का प्रवेश द्वार एक मृग तृष्णा के दूसरी ओर स्थित है, जो एक बहुत ही विशेष समानांतर स्थान है। मिस्टी का टोगेपी मिराज किंगडम के टोगेपी पैराडाइज में पैदा हुआ था। बेशक टोगेपी पैराडाइज जैसे एक से अधिक रहस्यमय स्थान मौजूद हैं। इनकी सटीक संख्या अज्ञात है। वैसे इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में एक टोगेपी पैराडाइज मौजूद है, जिसे अभी तक क्वेस्ट्स नहीं गया है। प्रोफेसर जी, मैं ऐश हूँ। प्रोफेसर ओक द्वारा अनदेखा किए जाने पर ऐश अवाक रह गया। क्या उसे इतनी आसानी से अनदेखा किया जा सकता है? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इतना स्वस्थ देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ आओ। प्रोफेसर ओक ऐश और बाकी दोनों को बैठक में ले आए। लिविंग रूम में गैरी और सबरीना सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। गैरी को देखते ही ऐश तुरंत उत्साहित हो गई। अरे, क्या यही वो व्यक्ति नहीं है जो मेरी पीठ को घूर रहा था? गैरी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। क्या कहा आपने? ठीक है, बहस करना बंद करो। तुम पैलेट टाउन की उम्मीद हो, प्रोफेसर ओक ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उम्मीद? मैं? ऐश दंग रह गया। हाँ, इस साल निकले 4 नवोदित ट्रेनर में से केवल आप दोनों ने ही 8 बैज एकत्र किए हैं। प्रोफेसर ओक ने कहा। 2 लोग ऐसे हैं जो भविष्य में पोकेमोन मास्टर बनेंगे। मुझे बहुत राहत मिली है। एक ही कस्बे के निवासी होने के नाते ऐश स्वाभाविक रूप से उन दोनों को जानता था और उसने पूछा, येलो और ऑरेंज का क्या हुआ? प्रोफेसर ओक ने कहा, शुरुआत में वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर वे एक कठिन मुकाबले में फंस गए और बैज हासिल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने ट्रेनर बनने का विचार छोड़ दिया। क्या ऐसा है? क्योंकि वह शुरुआत में देर से आया था, ऐश हमेशा सोचता था कि वह चारों नौसिखियों में सबसे आखिरी है, लेकिन उसे येलो और ऑरेंज के हार मानने की उम्मीद नहीं थी। यह उनकी अपनी समस्या है। उन्होंने अपने पोकेमोन को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया। गैरी चार्मंडर और बुलबासौर की क्षमता को अच्छी तरह जानता था। भले ही वे चैंपियन बनने की क्षमता तक न पहुंचे, फिर भी उनमें लगभग कुलीन बनने की क्षमता थी। यदि वे कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो उनके लिए 8 बैज एकत्र करना कोई समस्या नहीं होगी। प्रोफेसर ओक ने भी गैरी की बातों से सहमति जताई और फिर कहा, ऐश, तुमने 8 बैज जमा कर लिए हैं। गैरी के पास 12 बैज हैं। तुम दोनों इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने के योग्य हो, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और गलतफहमी में मत पड़ना। इंडिगो पठार सम्मेलन, चलो अब चलते हैं। इंडिगो पठार सम्मेलन के बारे में सुनकर ऐश उसमें भाग लेने के लिए बेताब हो गया और जाने ही वाला था। रुको, गैरी ने तुरंत ऐश को रोक दिया। क्या गलत? इंडिगो पठार सम्मेलन 2 महीने में होगा। अब आपको अपने पोकेमोन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। क्या आपका चारिज़ार्ड अभी भी आपकी बात मानता है? गैरी ने कहा। आहा, आप सही कह रहे हैं, पहले विशेष ट्रेनिंग, मुझे चारिज़ार्ड को अपनी बात मनवानी होगी। ऐश ने सिर हिलाया।
ऐश, तुम्हारा चारिज़ार्ड तुम्हारी बात नहीं सुनता? प्रोफेसर ओक ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, चारमंडल के विकसित होने के बाद से ये और भी ज्यादा अवज्ञाकारी हो गया है, और चारिज़ार्ड बनने के बाद तो इसने पूरी तरह से अवज्ञा करना शुरू कर दिया, ऐश ने सिरदर्द के साथ कहा। इतने लंबे समय के बाद भी तुमने अपने चारिज़ार्ड को काबू में नहीं किया। गैरी को लगा था कि हार के बाद ऐश का चारिज़ार्ड बेहतर व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। यह अभी नहीं। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन मौजूदा स्टेटस ऐसी ही थी, और ऐश चारिज़ार्ड की घटना पर केवल अपना सिर झुका सकता था। चारिज़ार्ड की समस्या के बारे में बात न करें। आपके सामने अभी भी एक गंभीर समस्या है, गैरी ने कहा। गंभीर मुद्दा? कौन सा मुद्दा? ऐश ने उलझन में पूछा। सिर्फ ऐश ही नहीं, बल्कि ब्रॉयर और मिस्टी भी असमंजस में थे। ऐश, तुम यहाँ आने के बाद से ही इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पोकेमोन तैयार हैं? तुमने प्रयोगशाला में छोड़े गए पोकेमोन को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया है, गैरी ने कहा। अरे वाह, ऐश का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने से जागा हो। हालांकि उसने बहुत सारे पोकेमोन नहीं पकड़े थे, लेकिन उनकी संख्या 6 से ज्यादा जरूर थी। ऐश ने उन पोकेमोन को कभी प्रशिक्षित नहीं किया था और उन्हें प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में रखा था। हालांकि गैरी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन प्रत्येक पोकेमोन को एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, और यहां तक कि प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में भेजे गए पोकेमोन के लिए भी एक अनुकूलित ट्रेनिंग योजना होती थी। ऐश ने पोकेमोन को प्रोफेसर ओक को सौंप दिया और उनसे उनकी देखभाल करने के लिए कहा। 100 फीट से, प्रोफेसर ओक पहले एक ट्रेनर थे और जानते थे कि ऐश के पोकेमोन के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे करनी है। अन्यथा, ऐश द्वारा प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में रखे गए पोकेमोन का स्तर निश्चित रूप से बहुत अलग होता। न केवल प्रयोगशाला में मौजूद पोकेमोन, बल्कि आपके साथ मौजूद पोकेमोन भी। इन 6 पोकेमोन में से केवल चारिज़ार्ड और पिकाचू ही इस स्तर के हैं। बाकी के 4 पोकेमोन उतने अच्छे नहीं हैं। यहां तक कि चारिज़ार्ड भी आपकी बात नहीं सुनता। अंत में, केवल पिकाचू का ही उपयोग किया जा सकता है, गैरी ने कहा। यह, ऐश अवाक रह गया। पिकाचू? पिकाचू ने भी बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये गैरी द्वारा ऐश के बारे में किए गए मूल्यांकन से भी सहमत था। फिलहाल, जब ऐश का सामना किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता है, तो वह केवल पिकाचू और चारिज़ार्ड पर ही भरोसा कर सकता है। मुख्य बात यह है कि चारिज़ार्ड अभी भी आज्ञाकारी नहीं है। अंत में, पिकाचू को हर चीज से लड़ना पड़ता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पिकाचू को अक्सर अभिनय करना पसंद होता है। अंततः, यह अभी भी ऐश की ही जिम्मेदारी है। मुझे ये पहले से ही पता है और मैंने इसे बदल दिया है, ऐश ने कहा। ये तो बस उन पोकेमोन को प्रशिक्षित करना है जिन्हें आप अपने साथ रखते हैं। आपने प्रयोगशाला में जिन पोकेमोन को छोड़ा था, वे ज्यादा बड़े नहीं होते। इंडिगो पठार सम्मेलन 1 या 2 मैचों की साधारण लड़ाई नहीं है। उद्घाटन सत्र में 3-3 खिलाड़ियों की भिड़ंत होगी और प्रतियोगिता के 5 दौर होंगे। गैरी ने समझाया, क्वार्टर फाइनल से, ये 6 बनाम 6 का खेल होगा। अगर आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच भी जाते हैं, तो आपको हर दिन 4-6 बनाम -6 के खेल खेलने होंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी मौजूदा क्षमता इतने लंबे राउंड रॉबिन मुकाबले का सामना कर पाएगी? इतने सारे खेल? ऐश भी उलझन में था। उसे अभी भी इंडिगो पठार सम्मेलन की खेल प्रक्रिया का पता नहीं था। इतने सारे खेलों के बारे में सुनकर उसे समझ आ गया कि अपने पोकेमोन पर निर्भर रहना मुश्किल होगा। तो अब तुम्हारे पास कितने पोकेमोन हैं, गैरी? ऐश ने पलटकर पूछा। प्रोफेसर ओक ने कहा, गैरी ने अब तक कुल 25 पोकेमोन पकड़े हैं। गैरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतनी बड़ी संख्या में पोकेमोन पकड़ लिए हैं। नहीं, उसे टायरानाइटर को जल्दी से पकड़ना था और 25 की संख्या को पार करना था। तुमने इतने सारे पोकेमोन पकड़ लिए हैं कि उन सभी को ठीक से प्रशिक्षित करना असंभव है, ऐश ने कहा। बिल्कुल नहीं, लेकिन जिन पोकेमोन को मैं प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूं, वे सभी इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने के लिए पात्र हैं। हालांकि कुछ पोकेमोन अभी भी ट्रेनिंग चरण में हैं, लेकिन इंडिगो पठार सम्मेलन से पहले अभी भी 2 महीने बाकी हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें प्रशिक्षित कर पाऊंगा, गैरी ने कहा। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, ऐश ने कहा। गैरी मुस्कुराया और बोला, इस मामले में, चलिए पिछवाड़े में चलते हैं और अपने पोकेमोन को देखते हैं और दोनों पोकेमोन के आकार में अंतर देखते हैं। तो चलिए इनकी तुलना करते हैं। ऐश को विश्वास नहीं था कि उसके पोकेमोन आकार के मामले में गैरी से हार सकते हैं। दादाजी, चलिए पिछवाड़े चलते हैं। ठीक है। तो सभी लोग पिछवाड़े में गए और प्रोफेसर ओक ने गैरी और ऐश के सभी पोकेमोन को भी सबके देखने के लिए छोड़ दिया। ऐश ने गैरी की तुलना में कहीं अधिक पोकेमोन पकड़े, कुल मिलाकर 38 पोकेमोन, जबकि गैरी ने केवल 24 पोकेमोन पकड़े। हालांकि, ऐश के 38 पोकेमोन में से 30 टोरस थे, और शेष 8 अलग अलग प्रकार के पोकेमोन थे। बेशक, गैरी ने प्राचीन पोकेमोन जैसे डुप्लीकेट पोकेमोन भी पकड़े। एरोडेक्टाइल को छोड़कर, बाकी 4 प्राचीन पोकेमोन के कई रूप मौजूद हैं। लेकिन प्रकारों के संदर्भ में, गैरी के पोकेमोन स्वाभाविक रूप से अधिक समृद्ध हैं। ये कौन सा पोकेमोन है?
मिस्टी ने बर्फीले नीले बालों वाले बर्फीले पोकेमोन की ओर इशारा किया। उसने इसे पहली बार देखा था। यह एक ग्लेसियन है जो ईवे का एक विकसित रूप है, गैरी ने कहा। अरे, फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपोरियन के अलावा ग्लेसियन भी हैं, मिस्टी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ईवे के कुल 8 विकासवादी रूप हैं। ग्लेसियन और 3 सामान्य विकासवादी रूपों के अलावा एस्पियन, अम्ब्रेयन, लीफियन और सिल्वियन भी हैं, गैरी ने कहा। ये तो बहुत सारे हैं। मिस्टी, जो इस विषय में पूरी तरह से अनजान थी, को भी पहली बार पता चला कि ईवे के इतने सारे विकासवादी रूप होते हैं। ऐश भी हैरान रह गया। वो बटरफ्री तो शाइनी पोकेमोन है। ऐश ने गैरी की बटरफ्री को तुरंत पहचान लिया। केवल बटरफ्री ही नहीं, उस वेनोनाट का रंग भी सामान्य वेनोनाट से अलग है। और उस मैग्नेमाइट के चुंबक का कोई रंग नहीं है, वह पूरी तरह से धूसर है। जैसा कि ऐश ने पता लगाया, ब्रॉयर और मिस्टी ने भी वेनोनाट और मैग्नेमाइट को देखा। हाँ, ये तीनों शाइनी पोकेमोन हैं, जो संग्रहणीय हैं, गैरी ने कहा। सचमुच, ऐसा कहा जाता है कि शाइनी पोकेमोन मिलना मुश्किल है। शुरुआत में हमें सिर्फ एक ही शाइनी बटरफ्री मिली थी, मिस्टी ने कहा। हाँ, शाइनी पोकेमोन को नीलामी में बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है, ब्रॉयर ने कहा। गैरी के पोकेमोन को देखकर ऐश दंग रह गया। हर पोकेमोन बेहद खूबसूरत था और उनमें से 3 शाइनी पोकेमोन भी थे। इसके विपरीत, उसने जितने भी पोकेमोन पकड़े थे, उनमें 29 डुप्लीकेट टॉरस को छोड़कर कुल मिलाकर केवल 9 पोकेमोन ही शामिल थे। ऐश, कई पोकेमोन को छोड़कर तुमने कुल मिलाकर केवल 9 पोकेमोन ही पकड़े हैं, गैरी ने कहा। ऐश को सीधे उसके दुखते हुए स्थान पर चोट लगी और उसने असंतुष्ट होकर कहा, हालांकि मेरे पास बहुत सारे टॉरस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं कर सकता। सचमुच, गैरी ने घास पर दौड़ते हुए टॉरस घोड़ों को देखा। 30 टॉरस घोड़े एक साथ दौड़ रहे थे, जो देखने में बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन इन टॉरस घोड़ों की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी। टॉरस को छोड़कर, बाकी टॉरस उतने अच्छे नहीं हैं और उनका स्तर शायद बहुत कम है। अगर आप उन्हें इंडिगो पठार सम्मेलन में लड़ने के लिए उतारते हैं, तो ये सिर्फ एक पद की बर्बादी है, गैरी ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि आगे चल रहा टॉरस ज्यादा ताकतवर है? ऐश ने पूछा। बेवकूफ, टॉरस सामाजिक प्राणी होते हैं और टॉरस का नेता ही उसका मुखिया होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वही सबसे ताकतवर होता है। आखिर तुम टॉरस ट्रेनर हो, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? गैरी ने शिकायत की। ये साफ दिख रहा है कि तुमने इन 30 टॉरस को पकड़ने के बाद उनकी देखभाल तक नहीं की। तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि सबसे आगे रहने वाले टॉरस ने किन किन कौशलों में महारत हासिल की है, गैरी ने आलोचनात्मक लहजे में कहा। ऐश, जब गैरी ने ऐश की समस्या को इतनी स्पष्ट रूप से बताया तो ऐश थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे वास्तव में अग्रणी टॉरस की ताकत का अंदाजा नहीं था। अगर वह थोड़ा सा भी सवाल पूछता, तो उसे पता चल जाता कि कौन सा टॉरस ज्यादा शक्तिशाली है। तब वह उन्हें प्रशिक्षित कर सकता था और वह ऐसी स्टेटस में नहीं फंसता जहां उसे कुछ भी पता ना हो। ऐश को चुप देखकर गैरी ने आगे कहा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तुम्हें सच में नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्रैबी के पास कौन कौन से हुनर हैं। इस समय ऐश का शरीर छोटा होता जा रहा था और गैरी एक ऐसे शिक्षक की तरह लग रहा था जो अपने छात्र की आलोचना कर रहा हो। प्रोफेसर ओक, क्या ये ठीक है? ब्रॉयर ने धीमी आवाज में पूछा। उन्हें लगा कि अगर वे इसी तरह आलोचना करते रहे तो ऐश लगभग एकांतवास में चली जाएगी। कोई बात नहीं, वे बचपन से ही ऐसे हैं, और गैरी ने जो कहा वह कोई समस्या नहीं है। असल में, ऐश को अभी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, प्रोफेसर ओक ने बेपरवाही भरे लहजे में कहा, क्योंकि वे इस तरह के दृश्यों के आदी थे। वैसे, तुम्हारा प्राइमेप कहाँ है? गैरी ने पूछा। उसे याद आया कि ऐश ने उसके और दूसरों के सामने प्राइमेप को सफलतापूर्वक एनहिलेप में विकसित कर दिया था। ऐश अपने प्राइमेप को भी एनहिलेप में विकसित करना चाहता था, इसलिए उसने एंथनी से प्राइमेप को विकास परीक्षण के लिए प्रोफेसर ओक के पास भेजने के लिए कहा। तार्किक रूप से, एनहिलापे को वापस आना चाहिए। प्राइमेप के एनहिलेप में विकसित होने के बाद मैंने उसे मिस्टर एंथनी को वापस भेज दिया, ऐश ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गैरी को सिरदर्द हो रहा था। आखिरकार उसने ऐश से प्राइमेप ले ही लिया था, लेकिन ऐश ने उसे फिर से किसी और को दे दिया। तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 9 पोकेमोन हैं। क्या तुम एनहिलेप को वापस बुलाकर इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने की योजना नहीं बना रहे हो? गैरी ने कहा। तुम सही कह रहे हो, मैं इसके बारे में भूल ही गया था, ऐश ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। गैरी को सिरदर्द हो रहा था। उसने सोचा कि कभी कभी उसे इतनी सारी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐश को सही तरीके से प्रेरित करो। अगर वह इस बारे में लगातार सोचता रहा, तो उसका सिर दर्द करने लगेगा। अभी इसकी चिंता मत करो। गैरी, तुमने पहले वादा किया था कि अगर तुम ब्लेन को हरा देते हो, तो तुम अपने ब्लास्टोइस से लड़ने के लिए चारिज़ार्ड को छोड़ दोगे। याद है? ऐश ने कहा। क्यों, तुम्हारा चारिज़ार्ड मेरे ब्लास्टोइस से लड़ना चाहता है? गैरी ने कहा। बिल्कुल, ऐश ने कहा। ऐश, ब्लास्टोइस के सामने चारिज़ार्ड कमजोर स्टेटस में है, तुम इस तरह क्यों लड़ना चाहते हो? प्रोफेसर ओक ने उलझन में पूछा।
ये स्पष्टीकरण बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी ये सिर्फ एक लड़ाई है। गैरी, क्या तुम सहमत हो या नहीं? ऐश ने कहा। गैरी कुछ देर चुप रहा, और ये देखकर कि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ऐसा लगा कि अब उस टास्क को शुरू नहीं किया जा सकता। आखिरकार ऐश की ताकत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, और अब उसे लगता है कि सिस्टम के लिए टास्क जारी करना मुश्किल होगा। चलो, हमारे बीच की लड़ाई को इंडिगो पठार सम्मेलन के लिए बचा कर रखते हैं। ये बिल्कुल सही है कि तुम इस बहाने का इस्तेमाल चारिज़ार्ड को प्रेरित करने के लिए कर सकते हो। कम से कम इंडिगो पठार सम्मेलन के दौरान चारिज़ार्ड कुछ समय के लिए तुम्हारी बात सुनेगा, गैरी ने कहा। क्या यह अभी भी ऐसा ही रह सकता है? ऐश थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन ब्लेन को दी जाने वाली अपनी दूसरी चुनौती के बारे में सोचते हुए चारिज़ार्ड ने निर्देशों को ध्यान से सुना, लेकिन ब्लेन को हराने के बाद चारिज़ार्ड अपने पुराने रूप में लौट आया। अगर आप में पर्याप्त ताकत है, तो आप इंडिगो पठार सम्मेलन में मुझसे मिलेंगे, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक आप जीतते रहेंगे, आप मुझसे मिल सकते हैं, गैरी ने कहा। ठीक है, मैं जीतूंगा, ऐश ने मुट्ठी बांधकर वादा किया। धमाका! तभी दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। क्या हुआ? विस्फोट कहां से हुआ? सभी ने तुरंत दूर की ओर देखा और पाया कि थोड़ी ही दूरी पर काले धुएं का एक बादल उठ रहा है। ये स्पष्ट था कि जिस दिशा से काला धुआं उठ रहा था, वह प्रयोगशाला के पिछवाड़े की ओर था। जाकर देख लो, सभी लोग विस्फोट स्थल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने बालों के दो गुच्छे देखे, एक नीले बाल और दूसरा लाल बाल। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वे जेसी और जेम्स थे। ये तुम हो, टीम रॉकेट? ऐश ने वहां खड़े तीनों लोगों को एक नजर में पहचान लिया। क्या मैंने ही तुम लोगों को जेल नहीं भेजा था? तुम लोग यहाँ क्यों हो? तुम्हारा मकसद क्या है? गैरी ने पूछा। क्या मुझे पूछने की जरूरत है? वे मेरे दरवाजे पर आए थे। हम इस बार उस पिकाचू को चुराने के लिए वापस आए हैं। रॉकेट टीम ने विरिडियन जिम को उड़ा दिया। अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्हें ऐश के पिकाचू को पकड़कर जियोवानी के सामने पेश करना होगा। म्योट बोल रहा है। प्रोफेसर ओक पहली बार किसी बोलने वाले पोकेमोन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या तुम फिर से बोल सकते हो? ठीक है, तुम सब ध्यान से सुनो। हम न सिर्फ पिकाचू को, बल्कि प्रयोगशाला में मौजूद सभी पोकेमोन को ले जाएंगे, म्याउथ ने शेखी बघारते हुए कहा। मेरे पोकेमोन पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत वाकई सराहनीय है, गैरी ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि गैरी जैसे ही कुछ करने वाला था, तभी पास ही से भूकंप की आवाज आई और टॉरस का एक समूह दौड़कर यहां आया और सीधे रॉकेट टीम की ओर बढ़ गया। टकराना, कितना घिनौना एहसास है। रॉकेट की तिकड़ी दूर जा गिरी और दूर आकाश में गायब हो गई। अलविदा। मिस्टी को इसकी आदत थी और उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रो बुरी तरह पसीना बहा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रॉकेट तिकड़ी क्या सोच रही है। प्रयोगशाला में इतने सारे पोकेमोन थे कि वे उन सभी को अकेले नहीं संभाल सकते थे। इसके अलावा गैरी और ऐश के यहाँ होने से रॉकेट तिकड़ी उनका मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। ये बहुत उबाऊ है, दादाजी, मैं पहले इंडिगो पठार जाना चाहता हूँ। गैरी को लगा कि यह समय की बर्बादी है। पोकेमोन को प्रशिक्षित करने के लिए इंडिगो पठार जाना और टायरानाइटर के निशान क्वेस्ट्स के लिए माउंट सिल्वर जाना बेहतर होगा। ऐश, हमारा द्वंद्व युद्ध इंडिगो पठार सम्मेलन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। फिर अगले 2 महीनों में अपने पोकेमोन को प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करो। अलविदा। गैरी ने ऐश को अलविदा कहा और सबरीना के साथ चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस दोपहर गैरी और सबरीना पैलेट टाउन से निकलकर इंडिगो पठार की ओर रवाना हुए। उनका इरादा माउंट सिल्वर क्षेत्र में अपने पोकेमोन को प्रशिक्षित करने का था। इंडिगो पठार पैलेट टाउन से ज्यादा दूर नहीं है, और एरोडेक्टाइल के साथ उन्हें वहां पहुंचने में केवल आधा दिन लगा। पोकेमोन सेंटर पहुंचने के बाद गैरी सार्वजनिक क्षेत्र में आया और उसने इलेक्टाब्स को छोड़ दिया। इलेक्टाब्स ने कुछ उलझन में आकर छोड़े गए इकलौते पोकेमोन की ओर देखा। इलेक्टाब्स, मैं तुम्हें इलेक्टिविया में विकसित करने की योजना बना रहा हूं, क्या तुम विकसित होना चाहते हो? गैरी ने पूछा। इलेक्टाब्स एक बार फिर विकसित हो सकता है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्राइजर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए गैरी ने स्वाभाविक रूप से तैयारी कर रखी थी। वाह, इलेक्टाब्स दंग रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वह दोबारा विकसित हो सकता है। यह अविश्वसनीय था। यह इलेक्ट्राइजर है। जब तक आप इसे पकड़े रहेंगे, आप इलेक्टिविर में विकसित हो सकते हैं। गैरी ने अपनी जेब से इलेक्ट्राइजर निकाला। यह एक वर्गाकार डिब्बा था, जिसका आकार एक वयस्क पुरुष की मुट्ठी जितना था, और यह एक छोटा सा इलेक्ट्रीशियर था। हालांकि इलेक्ट्राइजर आकार में छोटा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में विद्युत शक्ति संग्रहित होती है। इलेक्ट्रिक टाइप के सभी पोकेमोन इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन केवल इलेक्टाब्स ही इलेक्ट्राइजर से विकसित हो सकता है। बहुत खूब। इलेक्टाब्स ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उसने विकासवाद को अस्वीकार नहीं किया। जब इलेक्टाब्स अभी भी एक एलिकेड था, तब वह बिजली को अवशोषित करने के लिए दौड़ा था, और उसका उद्देश्य विकसित होना था।
अब जब उसे पता है कि वह फिर से विकसित हो सकता है, तो वह निश्चित रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा। अधिकांश पोकेमोन विकसित होना पसंद करते हैं। केवल बहुत कम संख्या में पोकेमोन ही विकसित होने के इच्छुक नहीं होते हैं। केवल ऐश, जिसे चुना गया है, का सामना इतने सारे पोकेमोन से होगा जो विकसित होना पसंद नहीं करते। इसे लें। इलेक्ट्राइजर को इलेक्टाब्स के हाथ में रखते ही इलेक्टाब्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली और इलेक्ट्राइजर में मौजूद ऊर्जा को महसूस कर सका। इलेक्ट्राइजर से बिजली की धाराएं तेजी से निकलीं और सुनहरी चिंगारियां तुरंत इलेक्टाब्स के शरीर में भर गईं। बहुत खूब। इलेक्टाब्स चीख उठा और उसके शरीर को भरने वाली सुनहरी किरणें उसके शरीर में समा गईं। अचानक उसके शरीर से एक प्रचंड प्रकाश निकला और विकास का प्रकाश उसके शरीर में फैल गया। उसका शरीर पल भर में 1.8 मीटर लंबा हो गया और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जैसे ही विकास का प्रकाश क्षीण हुआ, एक द्विपाद इलेक्टिविर प्रकट हुआ। गैरी ने तुरंत आई ऑफ इनसाइट का उपयोग करके इलेक्टिवियर के गुणों की जांच की। बैककोड पोकेमोन इलेक्टिवियर। प्रकार विद्युत। स्तर 38। संभावित चैंपियन। क्षमता मोटर ड्राइव। जब किसी इलेक्ट्रिक प्रकार के हमले से टकराता है तो इसे कोई क्षति नहीं होती और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। कौशल घूरना, थंडर शॉक, चार्ज, शॉक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, स्विफ्ट, थंडर पंच, डिस्चार्ज, आयन डेल्यूज। सिखाई गई कौशल मेगा किक, थंडरबोल्ट, सिग्नल बीम, डायनामिक पंच। घनिष्ठता 255, अधिकतम मान 255। धारित वस्तु शांत करने वाली घंटी। बैककोड बुरा नहीं। आयन डेल्यूज जागृत हो गया। गैरी काफी हैरान था। आयन डेल्यूज एक बेहद शक्तिशाली स्किल है। ये नॉर्मल अटैक स्किल को नष्ट करने में सक्षम है। यह मूव नॉर्मल टाइप के मूव्स को इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स में बदल सकता है। इलेक्टिविर की क्षमता मोटर ड्राइव है। यदि प्रतिद्वंदी इलेक्टिविर पर हमला करने के लिए सामान्य प्रकार के मूव्स का उपयोग करता है, तो आयन डेल्यूज के हस्तक्षेप से वह इलेक्ट्रिक प्रकार का मूव बन जाएगा। इस तरह इलेक्टिविर न केवल नॉर्मल टाइप मूव डैमेज से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि अपनी स्पीड भी बढ़ा सकता है। ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल टाइप के अटैक मूव से इम्यून होना अभी भी बहुत उपयोगी है। अपने शरीर से परिचित हो जाओ। तुम और भी शक्तिशाली थंडर शॉक छोड़ सकते हो। हालांकि तुम्हारे शरीर का आकार बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारी स्पीड और ताकत में काफी सुधार हुआ है, गैरी ने कहा। बहुत खूब। इलेक्टिविर ने सिर हिलाया और फिर हवा में मुक्का मारा। हवा में मुक्के की आवाज इतनी जोरदार थी कि उससे पता चलता था कि इलेक्टिविर कितना शक्तिशाली था। गैरी ने निकट भविष्य में इलेक्टिविया को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। मैग्नेमाइट की बात करें तो फिलहाल कोई जल्दी नहीं थी। वह जोतो क्षेत्र में जाकर उसे प्रशिक्षित कर सकता था। सिस्टम द्वारा दिए गए पोकेमोन को पकड़ने के टास्क के लिए वह अपना समय ले सकता था और उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने इंडिगो पठार पर एक रात विश्राम किया। अगली सुबह गैरी एरोडेक्टाइल पर सवार होकर माउंट सिल्वर के जंगली इलाके में गया। माउंट सिल्वर एक संरक्षित क्षेत्र है और इसमें एक जंगली इलाका भी है। इस संरक्षित क्षेत्र में मौजूद पोकेमोन की सुरक्षा पोकेमोन लीग द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में पोकेमोन को पकड़ना प्रतिबंधित है और अंदर की सुरक्षा वन रक्षकों द्वारा की जाती है। जंगली क्षेत्र में पोकेमोन को स्वतंत्र रूप से पकड़ा जा सकता है। अगर गैरी टायरानाइटर को पकड़ना चाहता है, तो वह केवल इसी क्षेत्र से शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा गैरी को यह भी पता चला कि माउंट सिल्वर के जंगली इलाके में वास्तव में कई टायरानाइटर हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। जब वे माउंट सिल्वर वन्य क्षेत्र में पहुंचे तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। सूर्य सिर के ऊपर था और पूरे जंगल पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन पत्तियां इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें जंगल की जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं और आकाश से जंगल की स्टेटस का पता नहीं लगाया जा सकता था। इस बार गैरी अकेले आया था। उसे केवल एक टायरानाइटर से निपटना था और उसे सबरीना की मदद की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सबरीना की साइकिक क्षमता भी ज्यादा मददगार साबित नहीं हुई, क्योंकि डार्क टाइप टायरानाइटर साइकिक से अप्रभावित था। गैरी ने अपनी जेब से 2 ईयरप्लग निकाले और उन्हें अपने कानों में लगा लिया, फिर आदेश दिया, एरोडेक्टाइल, नीचे के जंगल पर रोर का इस्तेमाल करो। एरोडेक्टाइल ने नीचे जंगल की ओर दहाड़ मारी। कमजोर पोकेमोन इस भयानक दहाड़ को सुनकर तुरंत भाग जाते थे। दहाड़ना भी एक ऐसा कौशल है जो प्रतिद्वंद्वियों को भगा सकता है, लेकिन ये केवल निम्न स्तर के या डरपोक पोकेमोन पर ही काम करता है। शक्तिशाली पोकेमोन का सामना करने पर दहाड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली है, तो इससे प्रतिद्वंदी क्रोधित हो जाएगा। नीचे जंगल से तरह तरह की बेचैन करने वाली आवाजें आ रही थीं, लेकिन किसी भी पोकेमोन ने जवाबी हमला नहीं किया, जिससे पता चलता है कि आसपास कोई टायरानाइटर नहीं है। टायरानिटार एक अत्याचारी है। किसी प्रतिद्वंदी की तलाश में ये पहाड़ों में भटकता रहेगा। ये कमजोर पोकेमोन को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन किसी ताकतवर दुश्मन का सामना होने पर जरूर हमला करेगा। चलो कोई दूसरी जगह देखते हैं, गैरी ने कहा। एरोडेक्टाइल ने ड्यूल विंग बीट का इस्तेमाल किया और गैरी द्वारा बताए गए दिशा में उड़ गया।
हर बार जब वह किसी जगह पर पहुंचता तो वह चिढ़ाने के लिए रोर का इस्तेमाल करता। उसे कुछ ऐसे पोकेमोन भी मिले जिन्होंने ताने का सक्रिय रूप से जवाब दिया, लेकिन वह टायरानाइटर नहीं था, इसलिए गैरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चला गया। जल्द ही वह आदमी और अजगर माउंट सिल्वर की पहाड़ी पर पहुंच गए। एरोडेक्टाइल ने एक और दहाड़ मारी। गर्जन। नीचे से एक गर्जना सुनाई दी। क्या यह उर्सारिंग है? अभी अभी गैरी को ताना मारते समय कई उर्सारिंग का सामना करना पड़ा, यहां तक कि एक ऐसे उर्सारिंग का भी जिसमें अर्धकुलीन क्षमता थी। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफ 8 वर्ष। गैरी को उर्सारिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। गैरी ने नीचे देखा तो पाया कि गर्जना गुफा के प्रवेश द्वार से आ रही थी। इससे पता चलता है कि पोकेमोन इसी गुफा में रहता है। गुफा में कई पोकेमोन रहते हैं। ये राइडॉन हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यह टायरानाइटर है या नहीं। एरोडेक्टाइल, फिर से बुलाओ, गैरी ने कहा। एरोडेक्टाइल ने फिर से दहाड़ मारी। गर्जन। गुफा में फिर से एक दहाड़ सुनाई दी और जल्द ही हरे कवच से ढका एक विशालकाय जानवर गुफा से बाहर निकल आया। उस जानवर के हर कदम से आसपास की जमीन कांप उठती थी। बैककोट 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 LV60 टायरानाइटर चैंपियन। बैककोट बैककोट बैककोट। यह पाया। गुफा से बाहर निकला विशालकाय पोकेमोन बिल्कुल वही था जिसकी गैरी तलाश कर रहा था। उन्हें लगा था कि इसे ढूंढने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उन्होंने इसे एक ही सुबह में ढूंढ लिया। यह एक चैंपियन बनने की क्षमता वाला टायरानाइटर भी था। टायरानिटार ने गैरी के एरोडेक्टाइल को भी घूर कर देखा। यह एक ऐसा प्रतिद्वंद भी था जिससे उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि एरोडेक्टाइल कमजोर नहीं है। गर्जन। टायरानाइटर ने गैरी के एरोडेक्टाइल पर दहाड़ मारी। एरोडेक्टाइल गुफा में आराम कर रहा था, लेकिन उसने बाहर से दहाड़ सुनी और वह उसके करीब आता चला गया। ये टायरानाइटर था। ये कैसे किसी पोकेमोन को इसे चिढ़ाने की हिम्मत करने दे सकता था? आवाज को करीब आते हुए महसूस करते हुए टायरानाइटर ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को चेतावनी देने के लिए दहाड़ मारी। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष इतना आक्रामक था कि वह पीछे नहीं हटा, इसलिए उसे आगे आकर इस कृतघ्न को सबक सिखाना पड़ा। एरोडेक्टाइल, चलो नीचे चलते हैं, गैरी ने कहा। एरोडेक्टाइल तुरंत टायरानाइटर से 10 मीटर से अधिक दूर उतरा और गैरी सीधे एरोडेक्टाइल की पीठ से कूद गया। गर्जन। टायरानिटार भी गैरी को देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक इंसान है। हालांकि टायरानाइटर पहाड़ों में रहता था, लेकिन उसने इंसानों को देखा था, जिनमें से ज्यादातर पोकेमोन शिकारी थे। उन शिकारियों ने भी टायरानाइटर पर हमला किया था, लेकिन वे सभी टायरानाइटर से पराजित हो गए। ब्लास्टोइस, इस बार प्रतिद्वंदी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गैरी ने पोके बॉल फेंकी। महान। बैककोट 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 LV54 ब्लास्टोइस क्वासी लेजेंडरी। बैककोट बैककोट बैककोट। ब्लास्टोइस की मौजूदा ताकत भी लगभग कुलीन स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि यह अपने सामने मौजूद टायरानाइटर से थोड़ा कम शक्तिशाली है, लेकिन ब्लास्टोइस को एट्रीब्यूटों का लाभ है और यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। टायरानिटार, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। चलो निष्पक्ष लड़ाई लड़ते हैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए केवल ब्लास्टोइस का ही इस्तेमाल करूंगा, गैरी ने कहा। गर्जना। गैरी की दहाड़ के जवाब में टायरानाइटर दहाड़ा और फिर टायरानाइटर के मुंह से एक नारंगी रोशनी निकली। पानी का पंप। ब्लास्टोइस की तोपों ने हाइपर बीम को रोकने के लिए 2 हाइड्रो पंप दागे और दोनों कौशल आपस में टकरा गए। टकराना। दोनों पक्षों के कौशल और दांव पेच की ताकत बराबर थी। वाटर पल्स। बैंग बैंग। ब्लास्टोइस के हाइड्रो पंप ने पानी के 2 गोले दागे, जो एक के बाद एक टायरानाइटर से टकराए और उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। गर्जन। टायरानिटार घायल हो गया, दहाड़ा और रेत उड़ने लगी, और जल्द ही आसपास का इलाका रेत के तूफान से ढक गया। रेन का नृत्य करो। गैरी इस भीषण तूफान को जारी नहीं रहने देगा। सैंडस्टॉर्म मौसम में रॉक टाइप पोकेमोन की विशेष रक्षा क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाती है, जो टायरानाइटर के लिए कम नहीं है। हालांकि टायरानाइटर की एक कमजोरी है, लेकिन इसकी दोहरी रक्षा क्षमता 100 तक पहुंच गई है। ब्लास्टोइस। ब्लास्टोइस ने तुरंत रेन डांस का इस्तेमाल किया, लेकिन मैदान पर चल रहा रेत का तूफान थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया और फिर से थम गया, और आसमान में छाए काले बादल तुरंत छंट गए। ब्लास्टोइस। ओह, रेत की धारा की क्षमता। गैरी तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। मौसम बदलने की क्षमता रखने वाले पोकेमोन, जब मौसम बदलने की क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो उनमें शक्तिशाली दमनकारी प्रभाव होते हैं। जो पोकेमोन केवल मौसम बदल सकते हैं, वे प्रतिद्वंद्वी द्वारा बदले गए मौसम को रद्द नहीं कर सकते। इस टायरानाइटर ने अभी मौसम को सक्रिय नहीं किया। जब इसने ब्लास्टोइस के 2 वाटर पल्स का सामना किया, तो इसने पाया कि ब्लास्टोइस कमजोर नहीं था और इसने अपनी विशेष रक्षा को बेहतर बनाने के लिए सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल किया। सैंडस्टॉर्म मौसम में रॉक टाइप पोकेमोन की विशेष रक्षा क्षमता में सुधार होगा। गर्जन। टायरानिटार ने अपनी पूंछ घुमाई और जमीन पर प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। पत्थर के ब्लेड जमीन से टूटकर निकले और ब्लास्टोइस की ओर बढ़े। केनन की चमक।
ब्लास्टोइस नीचे बैठ गया और तोपों से चांदी की 2 किरणें दागी, जिससे जमीन से निकले पत्थर के ब्लेड चकनाचूर हो गए और टायरानाइटर की ओर जा गिरे, लेकिन इन हमलों का टायरानाइटर पर ज्यादा असर नहीं हुआ। टायरानिटार को भी लगा कि लंबी दूरी का हमला ब्लास्टोइस का मुकाबला नहीं कर सकता और वह ब्लास्टोइस की ओर दौड़ा। दौड़ते समय ब्लास्टोइस को रोकने के लिए उसने अर्थक्वेक का इस्तेमाल किया। रैपिड स्पिन और एक्वा जेट का उपयोग करें। ब्लास्टोइस ने तुरंत रैपिड स्पिन का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में उठा लिया और फिर पानी के पर्दों की एक श्रृंखला कछुए के खोल के किनारों के चारों ओर लिपट गई, 2 पानी के ब्लेड में संकुचित हो गई और रैपिड स्पिन के आशीर्वाद से एक घूमता हुआ पानी का ब्लेड बन गया और टायरानाइटर की ओर तेजी से बढ़ गया। टायरानिटार निडर था और उसने ब्लास्टोइस के हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। जैसे ही टायरानाइटर उसके संपर्क में आया, वह भयंकर दर्द सहते हुए हिंसक रूप से पीछे हट गया। उसने ब्लास्टोइस के कछुए के खोल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और ब्लास्टोइस के रैपिड स्पिन को रोकने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। ब्लास्टोइस, अपने मुंह से हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। हालांकि टायरानाइटर ने ब्लास्टोइस के रैपिड स्पिन को रोक दिया, लेकिन ब्लास्टोइस के सिर में बना छेद टायरानाइटर के सामने की ओर था। ब्लास्टोइस ने अपना सिर बाहर निकाला और हाइड्रो पंप स्प्रे करने के लिए अपना मुंह खोला। शक्तिशाली हाइड्रो पंप ने टायरानाइटर को बहुत दूर धकेल दिया। ब्लास्टोइस तोपों के अलावा अन्य तरीकों से भी जल कौशल का उपयोग कर सकता है। इसके विकसित होने से पहले ये हमेशा अपने मुंह का उपयोग जल कौशल का प्रयोग करने के लिए करता था, लेकिन इसकी शक्ति तोपों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल कौशल जितनी मजबूत नहीं थी। गर्जन। टायरानिटार बेहद क्रोधित था। ये पहली बार था जब उसका सामना इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। चाहे वह कितनी भी चालें चले, वह प्रतिद्वंदी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्रोधित टायरानाइटर ने तुरंत हाइपर बीम दाग दी। ब्लास्टोइस ने भी बिना किसी झिझक के हाइड्रो पंप का इस्तेमाल किया। टकराना। दोनों पक्षों के कौशल टकराए और एक घना कोहरा छा गया। अगले ही पल, कोहरे में दौड़ने की तेज आवाजें सुनाई दी। टायरानिटार कोहरे को चीरते हुए बाहर निकला और ऊर्जा के चक्रवातों से घिर गया। वह अदम्य स्पीड से ब्लास्टोइस की ओर दौड़ा। ये टायरानाइटर का गीगा इम्पैक्ट है। इससे ये पता चलता है कि इस टायरानाइटर को युद्ध का बहुत कम अनुभव है। हालांकि हाइपर बीम और गीगा इम्पैक्ट बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये दोनों नॉर्मल टाइप की स्किल्स हैं। टायरानिटार एक रॉक और डार्क ड्यूल टाइप पोकेमोन है और नॉर्मल टाइप स्किल्स का उपयोग करने पर उसे स्किल ब्लेसिंग नहीं मिलती है। ब्लास्टोइस, इसका मुकाबला करने के लिए आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो। धत्तेरे की। ब्लास्टोइस ने गीगा इम्पैक्ट का सामना करने के लिए आयरन डिफेंस का इस्तेमाल किया और एक पेड़ को तोड़ने के बाद वह बेहोश हो गया और रुक गया। ये चाल बहुत शक्तिशाली प्रतीत होती है, लेकिन ब्लास्टोइस को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, गीगा इम्पैक्ट के इस्तेमाल के नकारात्मक प्रभावों के कारण टायरानाइटर अस्थायी रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था। पानी का पंप। ब्लास्टोइस की तोपों ने हाइड्रो पंप की बौछार की। टकराना। शक्तिशाली हाइड्रो पंप ने टायरानाइटर के शरीर पर प्रहार किया, जिससे टायरानाइटर दर्जनों मीटर पीछे की ओर एक मिट्टी के ढलान से टकराकर रुक गया। टायरानिटार ने अपना सिर हिलाया और तुरंत खड़ा हो गया। सच में बहुत कठिन। गैरी की पलकें बेतहाशा फड़कने लगीं। इस टायरानाइटर पर ब्लास्टोइस ने लगातार 4 बार हमला किया था, लेकिन फिर भी ये लड़ना जारी रख सकता था। उसके शरीर पर लगा कवच सचमुच बहुत मजबूत था। गर्जन। टायरानिटार ने अपना मुंह खोला और ब्लास्टोइस पर हमला करने के लिए एक काली किरण थूकी, और ब्लास्टोइस ने तुरंत जवाबी हमला करने के लिए फ्लैश कैनन दागा। धमाका। दोनों कौशल आपस में टकराए और विस्फोट हो गया। फिर टायरानाइटर ने जोरदार तरीके से चकमा दिया और जमीन अचानक जोर से हिल गई और धंस गई। गैरी तुरंत एरोडेक्टाइल की पीठ पर कूद गया। ब्लास्टोइस को लगा कि यह भूकंप है और उसने तुरंत उछलकर रैपिड स्पिन का इस्तेमाल किया और टायरानाइटर की ओर तेजी से बढ़ा। हमले के दौरान पानी का प्रवाह टूट गया और वह एक घूमते हुए पानी के ब्लेड में बदल गया, जिसने टायरानाइटर पर हमला किया। गर्जन। टायरानिटार ने जमीन पर मुक्का मारा और ब्लास्टोइस के नीचे से पत्थर के खंभे फूट पड़े, जिससे वह पलट गया। टायरानिटार ने यह देखा और तुरंत डार्क पल्स का प्रयोग किया। धमाका। डार्क पल्स ने सफलतापूर्वक निशाना साधा। ब्लास्टोइस हौंकते हुए लुढ़का और खड़ा हो गया। गैरी को उम्मीद नहीं थी कि टायरानाइटर अभी भी पलटवार कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह टायरानाइटर बुद्धिहीन नहीं है। पानी की पल्स। गैरी ने आदेश दिया। बैंग बैंग। ब्लास्टोइस की तोपों ने पानी के 2 गोले दागे, जिन्होंने अलग अलग दिशाओं से टायरानाइटर पर हमला किया। टायरानिटार टस से मज नहीं हुआ। जब वाटर पल्स उसके पास आया, तो उसने अपनी पूंछ घुमाकर एक पानी के गोले को बिखेर दिया और फिर दूसरे पर मुक्का मारा। ये क्रिया सहजता से हुई, लेकिन अब टायरानिटार ब्लास्टोइस के सामने तिरछा खड़ा था, जिससे उसकी एक खामी उजागर हो गई। ब्लास्टोइस ने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाया और हाइड्रो पंप का इस्तेमाल किया। टकराना। टायरानिटार हिंसक रूप से पीछे हट गया। रुकने से पहले उसने कई पेड़ों को तोड़ दिया। शेल स्मैश के बाद टायरानाइटर के पास पहुंचने के लिए हाइड्रो पंप को तेज स्पीड से चलाएं, गैरी ने आदेश दिया।
ब्लास्टोइस का पूरा शरीर लाल रंग से चमक उठा और वह अपने कवच में सिमट गया। रैपिड स्पिन का उपयोग करते हुए तोपों ने 2 हाइड्रो पंप दागे और तेजी से टायरानाइटर की ओर बढ़े। टायरानिटार ने दर्द सहन किया और स्टोन एज का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार ब्लास्टोइस की स्पीड काफी बढ़ गई थी और जमीन से निकले पत्थर के ब्लेड ब्लास्टोइस को नहीं लगे। ब्लास्टोइस टायरानाइटर की ओर दौड़ा और उच्च दबाव वाले हाइड्रो पंप ने टायरानाइटर पर प्रहार किया, जिससे वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और अंत में पहाड़ की दीवार से टकरा गया। टायरानिटार फिर भी नहीं गिरा और जब उसने ब्लास्टोइस को पास आते देखा तो उसने काटने के लिए अपना मुंह खोला। डायनेमिक पंच। गैरी ने आदेश जारी किया। ब्लास्टोइस की मुट्ठी सफेद रोशनी से चमक उठी और डायनेमिक पंच ने टायरानाइटर के सिर पर प्रहार किया। टायरानाइटर पर डायनेमिक पंच से हमला हुआ और उसका विशाल शरीर एक तरफ गिर गया और अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फाइटिंग टाइप मूव्स टायरानाइटर को 4 गुना अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायनेमिक पंच गैरी द्वारा टायरानाइटर के लिए तैयार किया गया अंतिम दांव था। ब्लास्टोइस ने गिरे हुए टायरानाइटर को देखा और थकावट से चूर होकर जमीन पर बैठ गया। ब्लास्टोइस ने पहली बार इतने तीव्र युद्ध का सामना किया था। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा काम किया। गैरी ने ब्लास्टोइस की प्रशंसा की और फिर एक पोके बॉल निकालकर टायरानाइटर पर फेंक दी। टकराना। पोके बॉल टायरानाइटर से टकराए और उसे अपने अंदर समा लिया। 3 बार हिलने के बाद पोके बॉल रुक गई और इस तरह टायरानाइटर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। गैरी ने पोके बॉल उठाए और टायरानाइटर की एट्रीब्यूटों की जांच की। बैककोड। पोकेमोन टायरानाइटर। प्रकार रॉक डाक। स्तर 60। संभावित चैंपियन। क्षमता रेत की धारा मौसम को रेत के तूफान में बदल देती है। कौशल टैकल, लीड, रॉक थ्रो, डिग, पैबैक, स्केरी फेस, रॉक स्लाइड, स्टॉम्पिंग टैंट्रम, स्मैकडाउन, क्रंच, अर्थक्वेक, स्टोन एज, आयरन डिफेंस, डार्क पल्स, सैंडस्टॉर्म, हाइपर बीम, गीगा इम्पैक्ट। घनिष्ठता 110 अधिकतम 255। बैककोड। जैसा कि एक छद्म पौराणिक प्राणी से उम्मीद की जाती है, इसने कई कौशलों को जागृत कर दिया है। गैरी ने संतुष्टि के साथ टिप्पणी की। इस टायरानाइटर की 17 क्षमताएं जागृत हो चुकी हैं। टायरानाइटर के अधिकांश शक्तिशाली कौशल जागृत हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इसके 3 मौलिक दांत, अग्नि दांत, बर्फ दांत और गरज दांत, जागृत नहीं हुए हैं। इसके अलावा गैरी के साथ टायरानाइटर की घनिष्ठता कम नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि गैरी ने टायरानाइटर को ईमानदारी से हराया था, अन्यथा ये घनिष्ठता इतनी अधिक नहीं होती। टायरानाइटर खुद ताकतवर दुश्मनों से लड़ना पसंद करता है। यह हारने और जीतने के नियम का पालन करता है। हारने पर यह इलाका छोड़ देता है। ब्लास्टोइस, तुम्हें वापस आकर आराम करना चाहिए। गैरी ने ब्लास्टोइस को याद किया, फिर एरोडेक्टाइल की पीठ पर चढ़कर पूरी स्पीड से इंडिगो पठार की ओर वापस दौड़ पड़ा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गैरी, क्या तुमने टायरानाइटर को पकड़ लिया? इंडिगो पठार पर लौटने के बाद सबरीना ने गैरी से उसकी प्रेस स्पीड के बारे में पूछा। खुशकिस्मत से वहां जाने के तुरंत बाद मुझे टायरानाइटर मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया है और फिलहाल पोकेमोन सेंटर में उसका इलाज चल रहा है, गैरी ने कहा। तुमने इसे इतनी जल्दी पकड़ लिया? सबरीना हैरान थी। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि गैरी सच में इसे पकड़ लेगा। ये स्पीड तो बहुत तेज है। टायरानिटार एक बहुत ही शक्तिशाली पोकेमोन है। जंगल में इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर आपको यकीन है कि टायरानिटार मौजूद है तो इसे ढूंढना आसान है, गैरी ने कहा। उन अवैध पोकेमोन शिकारियों को देखो, लगभग हर किसी के पास टायरानाइटर है। बेशक, बात यह नहीं है कि टायरानाइटर बहुत आम है, बल्कि बात यह है कि टायरानाइटर आसानी से मिल जाता है। जब तक ये पुष्टि हो जाती है कि आसपास का इलाका क्षतिग्रस्त है, तब तक यह मूल रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि यह क्षति टायरानाइटर के कारण हुई है। इस तरह, जब तक टायरानाइटर घायल नहीं होता, बस उसे चिढ़ाते रहें और आप टायरानाइटर को बाहर निकाल सकते हैं। टायरानिटार बहुत ताकतवर नहीं है। तुमने इसे बनाने में काफी मेहनत की होगी, है ना? सबरीना ने कहा। हाँ, इससे निपटना वाकई मुश्किल है, लेकिन वह टायरानाइटर जंगली है और उसमें युद्ध का अनुभव नहीं है। मेरे ब्लास्टोइस के साथ लड़ाई में उसे काफी नुकसान हुआ और आखिरकार वह हार गया, गैरी ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़ैप्डोस का इस्तेमाल किए बिना ही टायरानाइटर को हरा दोगे। तुम्हारा ब्लास्टोइस फिर से ताकतवर हो गया है, सबरीना ने आह भरी। सबरीना ने वोटोटल को ब्लास्टोइस में बदलते हुए देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि महज कुछ महीनों में ब्लास्टोइस अकेले ही उस छद्म पौराणिक पोकेमोन को हरा सकता है। हालांकि इसमें टाइप एडवांटेज का अहम योगदान था, फिर भी इतने कम समय में इस स्तर तक पहुंचना बेहद प्रभावशाली था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में टायरानाइटर से मिलवा दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा साइकिक अटैक टायरानाइटर के खिलाफ कारगर है या नहीं, गैरी ने कहा। सबरीना ने इससे पहले कभी भी डार्क टाइप पोकेमोन पर साइकिक का इस्तेमाल नहीं किया है, और वह ये भी आजमाना चाहती है कि क्या उसका साइकिक डार्क टाइप पोकेमोन पर प्रभावी है या नहीं। दोपहर के भोजन के बाद गैरी के तीनों पोकेमोन ठीक हो गए थे।
नस जॉय से पोके बॉल मिलने के बाद गैरी और सबरीना सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए। टायरानिटार, बाहर आओ। गैरी ने अपने हाथ में मौजूद पोके बॉल को खोला और उसमें से टायरानाइटर को बाहर निकाला। गर्जन। टायरानाइटर विद्रोही रवैया दिखाते हुए पोके बॉल से बाहर आया। उसने गैरी की ओर बस एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। सबरीना ने टायरानाइटर को देखा और उसके विशाल शरीर को देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि टायरानाइटर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वह बहुत मजबूत और विस्फोटक उग्रता से भरा हुआ था। सबरीना ने टायरानाइटर को रोकने के लिए कंफ्यूजन का उपयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि टायरानाइटर पर पड़ते ही कंफ्यूजन तुरंत विफल हो जाता था, मानो टायरानाइटर वहां मौजूद ही न हो। ये बिल्कुल बेकार है, सबरीना ने हैरानी से कहा। ये स्वाभाविक है। डार्क टाइप पोकेमोन साइकिक से अप्रभावित रहते हैं। जब तक मिरेकल आई का इस्तेमाल न किया जाए, साइकिक का डार्क टाइप पोकेमोन पर कोई असर नहीं होता, गैरी ने कहा। टायरानिटार। हे! अचानक एक आवाज आए और काले लबादे के ऊपर लाल लबादा पहने एक आदमी आगे आया। तुम लांस हो। गैरी ने दूसरे व्यक्ति की पहचान कर ली। हेलो, लगता है आप मुझे जानते हैं, लांस ने कहा। कांटो लीग का मुख्यालय इंडिगो पठार में है, इसलिए लांस का यहाँ प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लांस एक मेहनती व्यक्ति होने के साथ साथ एलीट फोर का सदस्य भी है। वह जोतो क्षेत्र लीग का चैंपियन और एक अन्वेषक भी है। लांस, क्या यह एलीट फोर वाला लांस है? यहाँ तक कि सबरीना, जो आमतौर पर घर पर ही रहती है, वह भी लांस को जानती है। हाँ, मैं लांस हूँ। क्या आप यहाँ टायरानाइटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं? लांस ने पूछा। नहीं, मैंने टायरानाइटर को बस ऐसे ही छोड़ दिया। आखिर उसे अभी कुछ ही समय पहले पकड़ा गया था, गैरी ने कहा। ओह, क्या तुमने इसे माउंट सिल्वर में पकड़ा? लेंस, जो जानकार था, जानता था कि टायरानाइटर इंडिगो पठार के पास माउंट सिल्वर में था और केवल वहीं टायरानाइटर को पकड़ा जा सकता था। मैं इसे माउंट सिल्वर के जंगली इलाके में मिला था और इसने पोकेमोन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया, गैरी ने लांस के साथ किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट किया। मुझे गलत मत समझिए, मेरा इरादा आपसे पूछताछ करने का नहीं था। मैं हाल ही में एक टायरानाइटर को पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं आपका टायरानाइटर देखने आया था, लांस ने समझाया। गैरी। सबरीना। अरे, श्रीमान लांस, क्या आप ड्रैगन टाइप के विशेषज्ञ नहीं हैं? गैरी ने पूछा। लांस गैरी की बात समझ गया और उसने समझाया, हालांकि मुझे ड्रैगन टाइप पोकेमोन पसंद हैं, मैं उन पोकेमोन को भी प्रशिक्षित करता हूं जो ड्रैगन से मिलते जुलते हैं। क्या टायरानाइटर किसी ड्रैगन जैसा दिखता है? सबरीना ने टायरानाइटर की ओर इशारा किया, जो देखने में ड्रैगन से मिलता जुलता नहीं लग रहा था। देखो, टायरानाइटर छिपकली जैसा दिखता है, लांस ने कहा। गैरी और सबरीना ने टायरानाइटर को देखा। हालांकि यह आकार में बड़ा था, लेकिन इसमें छिपकली जैसी एट्रीब्यूटें थीं। प्राचीन जीवाश्मों से पता चलता है कि प्राचीन ड्रैगन छिपकलियों से मिलते जुलते थे, इसलिए टायरानाइटर प्राचीन काल में ड्रैगनों से संबंधित हो सकता है। ये कहना असंभव नहीं है कि उसके शरीर में ड्रैगन का खून है, लांस ने अनुमान लगाया। गैरी को पसीना आने लगा। हालांकि टायरानाइटर देखने में छिपकली जैसा लगता है, लेकिन इसका अंडा समूह एक राक्षस समूह है और इसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टायरानाइटर ड्रैगन प्रकार के कुछ मूव्स सीख सकता है, लेकिन यह उससे निकटता से संबंधित नहीं है। हालांकि विशेष एपिसोड में लांस ने एक टायरानाइटर को पकड़ लिया था, और लांस की अपनी पोकेमोन टीम में सभी पोकेमोन ड्रैगन प्रकार के नहीं हैं। उसके पास एक लाल ग्याराडोस भी है, जिसका इस्तेमाल उसने मास्टर्स टूर्नामेंट और लगभग हर लड़ाई में किया। लेकिन गैरी अब यहाँ है, और गैरी ने सिस्टम द्वारा जारी किए गए कैप्चर टास्क में लाल ग्याराडोस को शामिल कर लिया है। लांस मास्टर्स टूर्नामेंट में लाल ग्याराडोस का उपयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि लाल ग्याराडोस की क्षमता एक चैंपियन से कम नहीं है, इसलिए गैरी को लांस के लिए रास्ता छोड़ना ही होगा। क्या सच में? गैरी ने राज नहीं खोला। चूंकि लांस ऐसा सोचता है, तो उसे ऐसा ही सोचने दो। वैसे, तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? लांस ने अचानक पूछा। मेरा नाम गैरी है, और मैं इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहा हूं, गैरी ने कहा। ये सुनकर कि गैरी इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आया है, लांस ने फिर से टायरानाइटर की ओर देखा और कहा, जब तक आप किसी जल क्षेत्र का सामना नहीं करते, आपका टायरानाइटर आपको फाइनल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इंडिगो पठार सम्मेलन में मैदान संबंधी प्रतिबंध हैं। पहले 4 दौरों में पानी, घास, बर्फ और चट्टान के 4 मैदानों में से 10 मैदानों को यादृच्छिक रूप से युद्ध के लिए चुना जाएगा। खिलाड़ियों के मंच पर आने के बाद मैदान का प्रकार यादृच्छिक रूप से निर्धारित किया जाता है, इसलिए ट्रेनर द्वारा तैयार किए गए तीनों पोकेमोन एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए। अन्यथा, यदि कोई खिलाड़ी 3 रॉक और ग्राउंड पोकेमोन तैयार करता है और उसे यादृच्छिक रूप से जल क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह सीधे आत्मसमर्पण कर सकता है। इसलिए पहले 4 राउंड में खिलाड़ियों को कम से कम एक जल प्रकार का पोकेमोन तैयार रखना होगा ताकि उन्हें गलती से जल क्षेत्र में न रखा जाए। बेशक, अगर किसी खिलाड़ी के पास जल प्रकार का पोकेमोन नहीं है, तो इसे केवल उस खिलाड़ी के लिए द पे छोटे यू की मात्रा आधा रफेट ही माना जा सकता है, और वे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका सामना जल क्षेत्र से न हो।
क्या आपको इतना यकीन है, मिस्टर लांस? गैरी ने पूछा। मेरी जानकारी के अनुसार इंडिगो पठार सम्मेलन के खिलाड़ी उतने मजबूत नहीं थे, कम से कम शीर्ष 16 से पहले के खिलाड़ी उतने अच्छे नहीं थे। फाइनल में खेलने वाले खिलाड़ियों की ताकत के बारे में गैरी को पक्का पता नहीं था। हालांकि जब तक बीच में कोई दिग्गज राक्षस प्रकट नहीं होता, तब तक चैंपियनशिप जीतना कोई समस्या नहीं होगी। मेरी दृष्टि बिल्कुल ठीक है। जब तक इस इंडिगो पठार सम्मेलन में कोई बहुत मजबूत खिलाड़ी भाग नहीं लेता, तब तक आप चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, लांस ने कहा। इस तरह के देर से विकसित होने वाले पोकेमोन लीग सम्मेलन में शायद ही कभी दिखाई देते थे। एक बार जब ये सामने आ गया, तो यह निश्चित रूप से पूर्ण खिलाड़ी मुकाबले में शामिल हो जाएगा और संभवतः फाइनल में भी पहुंच जाएगा। तो श्रीमान लांस, क्या आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? गैरी ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, लांस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और यहाँ तक कि सबरीना भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। हालांकि सबरीना ने कभी एलीट फोर से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानती थी कि एलीट फोर की ताकत साधारण ट्रेनर की तुलना में कहीं अधिक थी, और वे सभी ट्रेनर में शीर्ष पर थे। गैरी की मौजूदा ताकत को देखते हुए उसके लिए एलीट फोर का प्रतिद्वंद्वी बनना असंभव है, खासकर इसलिए क्योंकि लांस सिर्फ एलीट फोर का सदस्य ही नहीं है, उसके पास एक चैंपियन जैसी ताकत है। क्या तुम वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? ये पहली बार था जब लांस को किसी किशोर ने चुनौती दी थी। गैरी बहुत छोटा था, ज्यादा से ज्यादा 11 साल का। हाँ, तुम कर सकते हो, गैरी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम किस तरह से लड़ना चाहते हो? लांस ने पूछा। डिंग, टास्क जारी, एलीट फोर लांस को हराएं पुरस्कार, 10 उच्च स्तरीय दुर्लभ कैंडी। सिस्टम ने अचानक एक टास्क जारी कर दिया। आशा के अनुसार गैरी शांत था, उसने लांस को चुनौती सिर्फ ये देखने के लिए दी थी कि क्या इससे सिस्टम टास्क को रिलीज करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। लगता है उसका अनुमान सही था। हालांकि ये टास्क बहुत कठिन है और गैरी इसे फिलहाल पूरा नहीं कर सकता। अरे श्रीमान लांस, चलिए एक एक मुकाबला करते हैं। गैरी जानता था कि वह उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए कई पोकेमोन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। एक एक मुकाबला ही काफी था। ठीक है, लांस ने सिर हिलाया और कहा, तो चलिए यही लड़ाई करते हैं। ठीक है। सबरीना ने उन दोनों को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लांस गैरी के युद्ध के अनुरोध को मान लेगा। हालांकि सबरीना को लगता था कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या लांस की ताकत टीवी पर दिखाई देने वाली ताकत जितनी ही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जाओ, ड्रैगनाइट। लांस ने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता कहे जाने वाला पोकेमोन मैदान में उतारा। महान, एक 2 पैरों वाला ड्रैगोनाइट प्रकट हुआ। LV75 ड्रैगनाइट चैंपियन। लांस के ड्रैगनाइट को देखकर गैरी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे ये भी लगा कि ड्रैगनाइट की इतनी ताकत होना स्वाभाविक है। आखिर लांस जोतो क्षेत्र लीग का चैंपियन था और उसके पास चैंपियन जैसी ताकत थी। ब्लास्टोइस, तुम जाओ। गैरी ने टायरानाइटर और जैप्डोस का उपयोग करना नहीं चुना, बल्कि अपने भरोसेमंद पोकेमोन ब्लास्टोइस को मैदान में उतारा। ब्लास्टोइस प्रकट हुआ और अपने प्रतिद्वंदी को गंभीरता से देखने लगा। ड्रैगनाइट के मूर्खतापूर्ण भाव को देखकर उसने सोचा कि ड्रैगनाइट उतना शक्तिशाली नहीं है। गैरी, अब शुरू करने का समय आ गया है। तुम पहले हमला करो, लांस ने पहली चाल चलने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ब्लास्टोइस, हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। गैरी ये देखना चाहता था कि ब्लास्टोइस और चैंपियन स्तर के पोकेमोन के बीच कितना अंतर है, इसलिए उसने आदेश दिया, ब्लास्टोइस, हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। दरार, ब्लास्टोइस की पीठ पर लगी तोपों से हाइड्रो पंप नामक गैस निकलती थी। इसे रोक दो, लांस ने कहा। ड्रैगोनाइट ने अपनी भुजाएं फैलाकर शक्तिशाली हाइड्रो पंप को रोक दिया। दरार, ये देखकर कि ड्रैगनाइट ने उसके हाइड्रो पंप को इतनी आसानी से रोक दिया, ब्लास्टोइस ने तुरंत हाइड्रो पंप की ताकत बढ़ा दी और ड्रैगनाइट के शरीर को थोड़ा पीछे धकेल दिया, लेकिन कुछ ही मीटर पीछे धकेलने के बाद वह थक गया। अपने ड्रैगनाइट को हाइड्रो पंप द्वारा कई मीटर पीछे धकेले जाते देख लांस ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपका ब्लास्टोइस बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, लेकिन ये दुख की बात है कि अभी मुझे चुनौती देने का समय नहीं आया है। ड्रैगनाइट, ड्रैगन पल्स। ड्रैगोनाइट ने अपना मुंह खोला और रंगीन ऊर्जा थूकी, जो एक ड्रैगन के आकार में बदल गई और ब्लास्टोइस की ओर तेजी से बढ़ी। पानी का पंप। ब्लास्टोइस ने तुरंत जवाबी हमला करने के लिए हाइड्रो पंप का इस्तेमाल किया, लेकिन ड्रैगन पल्स की ऊर्जा से हाइड्रो पंप तुरंत चकनाचूर हो गया और ब्लास्टोइस को ही लग गया। धमाका, ड्रैगन पल्स में विस्फोट हुआ और ब्लास्टोइस उड़कर मैदान पर गिर गया। महज एक ही वार से ब्लास्टोइस गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे खड़े होने में भी कठिनाई होने लगी। अरे, ये गिरा नहीं, लांस आश्चर्यचकित होकर बोला। इंडिगो पठार सम्मेलन के स्तर के एक ट्रेनर के लिए लांस के किसी भी पोकेमोन को ड्रैगनाइट द्वारा तुरंत हराया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लास्टोइस ड्रैगनाइट के ड्रैगन पल्स का सामना कर पाएगा। लड़ाई यहीं समाप्त होती है, मैं हार गया, गैरी ने अपनी हार स्वीकार करने की पहल की। ब्लास्टोइस बहुत हैरान था, वह इससे पहले कभी हारा नहीं था, तो वह गैरी को हार स्वीकार करने का प्रस्ताव कैसे दे सकता था।
जिद्दी मत बनो। मुझे पता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो, लेकिन मिस्टर लांस का ड्रैगोनाइट बहुत शक्तिशाली है और तुम अभी उससे निपट नहीं सकते। गैरी ब्लास्टोइस के पास गया और उसे दिलासा देते हुए बोला, मैं बस इस बार तुम्हारे और ड्रैगनाइट के बीच का अंतर देखना चाहता था। अभी विजेता का फैसला करने का समय नहीं है। ब्लास्टोइस। ड्रैगनाइट के ड्रैगन पल्स को सहन करने के बाद ब्लास्टोइस ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसने ड्रैगन पल्स दागा और हाइड्रो पंप ने कुछ नुकसान को कम किया। अगर वह सचमुच इसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहता, तो वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। तुम अपने पोकेमोन का बहुत ख्याल रखते हो। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मास्टर्स टूर्नामेंट में तुमसे मुलाकात होगी। मैं पहले चलता हूँ, लांस ने कहा और ड्रैगनाइट पर सवार होकर चला गया। गैरी पोकेमोन सेंटर लौट आया और नर्स जॉय से अपने ब्लास्टोइस का दोबारा इलाज करने के लिए कहा। उसके बाद गैरी फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में आया और टायरानाइटर को छोड़ दिया। चलो टायरानाइटर, इसे अपने कैरियिंग स्पेस में रखो और मैं तुम्हें कुछ नए कौशल सिखाऊंगा। गैरी ने एक सूट बेल निकाली और कहा। टायरानाइटर ने गैरी की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या मैं खुद ही कौशल सीखूं? सच में? हालांकि टायरानाइटर भ्रमित था, लेकिन उसे इस पर ज्यादा संदेह नहीं था। आखिरकार इसे इसी बच्चे ने पकड़ा था। फिलहाल तो ये ट्रेन योग्य था, इसलिए इसने सूट बेल को ले जाने की जगह में रख दिया। गैरी ने हाथ बढ़ाकर टायरानाइटर के कठोर शरीर को छुआ और उसे कौशल सिखाना शुरू कर दिया। गर्जन। टायरानिटार को लगा कि गैरी उसे कौशल सिखाने के लिए अन्य पोकेमोन को छोड़ेगा, लेकिन अचानक ही उसमें फायर ब्लास्ट नामक एक कौशल जागृत हो गया। ज्यादा आश्चर्यचकित मत हो, अभी और भी हैं, गैरी ने कहा और टायरानाइटर को वे सभी कौशल सिखाए जो सिखाए जा सकते थे। पलक झपकते ही टायरानाइटर ने थंडरबोल्ट, डायनामिक पंच और मेगा किक तीनों कौशलों में महारत हासिल कर ली। गर्जन। टायरानिटार को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पल भर में 4 कौशल जागृत कर लिए हैं। ये तो ट्रेनर की क्षमता है। वाकई कमाल है। बैककोड। पोकेमोन टायरानाइटर। प्रकार रॉक डाक। स्तर 60। संभावित चैंपियन। क्षमता रेत की धारा आसपास के मौसम को रेत के तूफान में बदल देती है। कौशल टैकल, लीड, रॉक थ्रो, डिग, पैबैक, स्केरी फेस, रॉक स्लाइड, स्टॉम्पिंग टैंट्रम, स्मैकडाउन, क्रंच, अर्थक्विक, स्टोन एज, आयरन डिफेंस, डार्क पल्स, सैंडस्टॉर्म, हाइपर बीम, गीगा इंपैक्ट। सिखाई गई कौशल अग्नि विस्फोट, वज्रपात, मेगा किक, गतिशील पंच। घनिष्ठता 190, अधिकतम मान 255। धारित वस्तु शांत करने वाली घंटी। बैककोड। टायरानिटार और गैरी के बीच घनिष्ठता भी बढ़कर 190 हो गई। इस मान पर पोकेमोन मूल रूप से ट्रेनर के आदेशों का पालन करते हैं। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो और मैं तुम्हें और मजबूत बना दूंगा, गैरी ने कहा। गर्जन। टायरानिटार के चेहरे पर अब भी विद्रोही भाव था। पहाड़ों में उसे काफी ऊब हो रही थी, इसलिए बाहर टहलने जाना अच्छा लगा। तुम्हें भी भूख लगी होगी, कुछ खा लो। गैरी ने अपनी जेब से एक एनर्जी ब्लॉक निकाला। यह एनर्जी ब्लॉक विशेष रूप से टायरानाइटर के लिए तैयार किया गया था और रॉक पोकेमोन के स्वाद के लिए बहुत उपयुक्त था। गर्जन। टायरानिटार ने गैरी के हाथ में मौजूद चौकोर भूरे रंग के ब्लॉक को देखा और उसे संदेह हुआ कि क्या वह खाने योग्य है। इसे आजमा कर देखो। ये चीजें दिखने में छोटी हैं, लेकिन इनसे पेट भर जाता है। इन्हें लंबे समय तक खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, गैरी ने कहा। ये सुनकर कि कवच की कठोरता को बढ़ाया जा सकता है, टायरानाइटर ने जरा भी संकोच नहीं किया, अपना सिर नीचे किया, अपना मुंह खोला और गैरी ने 2 ऊर्जा घन सीधे टायरानाइटर के मुंह में फेंक दिए। टायरानाइटर ने इसे 2 बार चबाया, अपने पेट में निगल लिया और तुरंत ही उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ, जिससे उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया। आमतौर पर जंगल में टायरानाइटर को अपना पेट भरने के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 छोटी छोटी चीजें उसका पेट भर देंगी। ये वाकई अद्भुत है। गैरी एक पशुपालक है और पशुपालन में उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। इन ऊर्जा घनों को गैरी ने बचपन से ही विकसित किया था। प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में पोकेमोन द्वारा खाए जाने वाले भोजन का अनुपात और ऊर्जा क्यूब्स भी गैरी के ही फॉर्मूले पर आधारित हैं। इसके बाद गैरी इंडिगो पठार में ही रुका और अपने पास मौजूद सभी शक्तिशाली पोकेमोन को ट्रेनिंग के लिए प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में वापस भेज दिया। गैरी मुख्य रूप से कम स्तर वाले पोकेमोन को प्रशिक्षित करता था। टायरानिटार व्यक्तिगत ट्रेनिंग के लिए पीछे रह गया। हालांकि टायरानाइटर उच्च स्तर का है, यह एक जंगली पोकेमोन है और युद्ध में बहुत कमजोर है, और यहां तक कि स्टोन एज मूव भी केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें कोई बिखरा हुआ स्टोन एज हमला नहीं है, इसलिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। गैरी ने शुरू में सोचा कि क्या उसे न्यू आइलैंड के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन जब उसने विरिडियन सिटी में म्यूटू के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सोचा, तो उसने सिस्टम को टास्क जारी करने के लिए सक्रिय नहीं किया। जैप्डोस को पकड़ने के अनुभव के आधार पर म्यूटू से संबंधित टास्क को सक्रिय करने के लिए गैरी को म्यूटू को पकड़ने की आवश्यकता हो सकती है।
म्यूटू को पकड़ना किसी बुरे व्यक्ति के आसनिक खाने और अपने लंबे जीवन के बारे में शिकायत करने जैसा नहीं है। म्यूटू के स्तर के पोकेमोन के लिए उनसे दोस्ती करना ही काफी है। जहां तक उन्हें पकड़ने की बात है, ये तो बस एक कोरी कल्पना है। इसलिए गैरी पिछले 2 महीनों से लगातार पोकेमोन को ट्रेनिंग दे रहा है। इलेक्टिविर और ईवे को छोड़कर एलिक क्षमता वाले सभी पोकेमोन को लेवल 50 तक अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके लिए कई इंटरमीडिएट रेयर कैंडीज का इस्तेमाल किया गया है। बाकी पोकेमोन सामान्य स्पीड से बढ़ रहे हैं। हालांकि स्तर में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन औसतन इसमें काफी वृद्धि हुई है।